लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पीएम एक दिन में 2 से 3 राज्यों के अलग अलग शहरों में जाकर के चुनावी रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है और ये कार्रवाई अब नहीं रुकने वाली। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार दूर करने के साथ साथ जनता की भलाई के लिए किए जाने वाले कामों में भी कोताही नहीं बरती जा सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो कई स्तरों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि हमने 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे फर्जी लाभार्थियों को कागजों से निकाल करके बाहर फेंक दिया, जिसके कारण 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच गए। ईडी के एक्शन पर बयान देते हुए पीएम ने कहा कि ईडी ने 2014 से पहले तक केवल 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की, लेकिन 2014 के बाद पिछले 10 सालों में ही ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर ली। 2014 से पहले ईडी ने महज 34 लाख रुपए ही जब्त किए, लेकिन इस सरकार में यह आंकड़ा 2200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पीएम से जब पूछा गया कि इस चुनाव में उत्साह या फिर कोई लहर आखिर क्यों नजर नहीं आ रही है, इस सवाल पर विपक्ष का निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष भी ये मान चुका है कि एनडीए की ही सरकार आएगी। पीएम ने आज हमारा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है ये कहा। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शुभारंभ हुआ। कश्मीर से आर्टिकल 370 की बेड़ियों को आजाद किया गया। ये तमाम बातें यहां जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। और देखिए, ये जो चुनावी सभाएं इस वक्त हो रही है, जाहिर है बीजेपी अपने 10 साल में किए गए कामों को लेकर के जनता को साधने की कोशिश कर रही है, विपक्ष पर जमकर बरस रही है। न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह और जो स्टार प्रचारक बीजेपी के हैं वो भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो भी आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हक छीनने वालों पर कार्रवाई हम नहीं रोकने वाले हैं। हमारी सरकार लगातार कार्रवाई करती रही है और 10 साल में ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। दो 2014 से पहले ईडी ने कितनी संपत्तियां अटैच की, इसका जिक्र यहां उन्होंने किया। हमारी सरकार ने 2200 करोड़ रुपए जब्त किए। ये तमाम बातें पीएम मोदी द्वारा कही गई। तो ईडी के शिकंजे से लेकर के जो भ्रष्टाचारियों के का जो भ्रष्टाचार है, इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने यहां अपने संबोधन में किया। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव और चुनाव के फर्स्ट फेज की शुरुआत से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी राज्य दर राज्यों का दौरा कर रहे हैं और अपने किए गए काम को गिनवा रहे हैं। जो सरकारी काम हुए हैं लोगों के लिए, जनता के लिए, देश के लिए, उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में नजर आए, इन रैलियों में नजर आए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंटरव्यू में जो बातें कही हैं उसका जिक्र हम कर रहे हैं। विपक्ष के नेता प्रचार में जाने से बच रहे हैं। विपक्ष उत्साहहीन है इस वक्त। विपक्ष भी मान रहा है कि एनडीए की ही सरकार आएगी और 400 पार आएगी। इसके साथ ही भ्रष्टाचारियों पर भी निशाना साधते हुए, विपक्ष के नेताओं पर भी निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इकोनॉमी का भी जिक्र लगातार पीएम इन मंच से करते हैं और कहते हैं कि हम तीसरे पायदान पर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे और इसलिए सरकार एक बार फिर से रिपीट होनी चाहिए, एक बार फिर से मोदी सरकार बननी चाहिए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके संबोधन में कहा जा रहा है और इंटरव्यू की जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान और चुनाव से पहले इन बयान के जो मायने हैं वो भी बेहद खास है, क्योंकि राज्य दर राज्य प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। और जो स्ट्रैटेजी के तहत जो काम मोदी सरकार में हुई है और जिन कामों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कर रहे हैं, जाहिर है उससे अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है। इस बार चुनावी मुद्दे में जो चुनावी वर्ग है साधने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो रहा ओबीसी, और ओबीसी पर पूरा फोकस करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन अलग अलग राज्यों में जो जनसभाएं वो कर रहे हैं उसमें ये पूरा ध्यान रख रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, अब तीसरे टर्म में जो करप्शन का मुद्दा है वो लेकर के भी बीजेपी आ रही है। एक वर्ग को साधने की कोशिश, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, या इंडी अलायंस भी जो है वो पूरी तरीके से कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस ईडी को तलवार बना करके इंडी गठबंधन मोदी सरकार पर निशाना साध रहा था, अब अपने इंटरव्यू में उसी ईडी के काम का जिक्र करके प्रधानमंत्री मोदी एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आंकड़े को 400 पार करने की एक कोशिश कर रहे हैं। अक्सर शिखा, अपन अपनी जब तैयारी करते हैं किसी भी तरह की कोई भी सब्जेक्ट पर, तो हम अखबार का एडिटोरियल पढ़ते हैं, हम किसी सीजन्ड जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट को सुनते हैं कि उनका एंगल क्या है। तो जब आज मैंने ये आर्टिकल, ये पूरा इंटरव्यू पढ़ा तो मुझे लगा कि जैसे ये इंटरव्यू कोई सीजन्ड जर्नलिस्ट दे रहा हो जो 30 साल से राजनीति को कवर कर रहे हैं। हर एक बात, हर एक लाइन, हर एक शब्द और वाक्य का कोई ना कोई मतलब था जो सीधा सीधा वोटों पर, आज के चुनाव पर इम्पैक्ट देता है। किसी भी एक लाइन ऐसी नहीं थी जो एक्स्ट्रा हो। तो पहले तो ये इंटरव्यू एकदम बारीकी से समझने वाला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव प्रचार पिछले 5 साल और आगे के 5 साल इस इंटरव्यू के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिनकी हम बात करेंगे और आप लगातार शिखा उस पर स्क्रीन पर भी दिखा रही हैं। लेकिन अब आपने सवाल किया भ्रष्टाचार। हर चुनाव में क्या देखा जाता है, कोई एक मुद्दा है जो सरकार को सत्ता के बाहर या सत्ता के अंदर रखता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बाहर या अंदर करने का उस एजेंडे में, उस मुद्दे में ताकत होती है। अब देखिए, हर बार आप जब से लोकतंत्र शुरू हुआ या जब से चुनाव हुए तब से लेकर अब तक हर बार भ्रष्टाचार का एक ऐसा मुद्दा होता था जो विपक्ष के पास होता था, सत्ताधारी पार्टी को बाहर करने का। बोफोर्स का केस मान लीजिए, आप हर तरीके के केस मान लीजिए, अभी तक आप हर लोकसभा चुनाव में जाएंगे, भ्रष्टाचार ही इकलौता मुद्दा रहा है। यूपीए 2 इसलिए बाहर हुई क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा था। लेकिन अब 2014 से लेकर अब तक क्या हुआ? 2000 से 14 में नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बीजेपी के पास यूपीए को बाहर करने का। 19 में भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं हुआ, यानी इस 10 सालों में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा खड़ा ही नहीं हुआ, बल्कि सरकार के पास अभी भी भ्रष्टाचार का मुद्दा है विपक्ष के खिलाफ। 2019 में आप ये मान सकते हैं कि घर में घुस के मारा, उरी का केस, तमाम तरह के मुद्दे हुए, वो एक राष्ट्रवाद का मुद्दा चला। लेकिन इस बार के चुनाव में देखिए, तमाम राष्ट्र के मुद्दे हुए। उत्तर प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से जो डॉन थे या जो इस तरह के लोगों को जेल के पीछे रखा गया, ये सारे मुद्दे लोकल हो सकते हैं। उसके अलावा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तमाम मुद्दे थे। लेकिन आज अगर आप कहें, इस इंटरव्यू के माध्यम से भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज बाड़मेर में जो कहा या किसी भी मंच से जो कुछ कह रहे हैं, वो अभी भी यही दिखा रहे हैं कि मैं प्रतिबद्ध हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ की वजह से जिस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं 2014 में गुजरात से दिल्ली आया, वो लड़ाई में लड़ता रहा और वो लड़ाई में आगे लड़ूंगा। और वो एक खास बात कही उन्होंने कहा कि लोगों का हक मारने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कैसी लाइन है ये ऐसी लाइन है जो आपको जनता से सीधा कनेक्ट करती है। जैसे आम आदमी पार्टी, नाम ही ऐसा था जो जनता से सीधा कनेक्ट करता है, और यही वजह थी कि बहुत कम समय में, जस्ट इन अ स्नैप, आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई, काबिज रही। क्योंकि आम लोगों को, आप देखिए, डीमोनेटाइजेशन हुआ, आम लोगों को ये लगा, उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ, आम लोगों को ये लगा कि जो 2 नंबर के लोग थे, 2 नंबर का पैसा था, उनके पैसे
जब्त हुए हैं, आम आदमी कनेक्ट हुआ। ठीक वैसे ये लाइन कि किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा, आम आदमी। तो इस बार का चुनाव अब आप देखेंगे, अब चुनाव शुरू हुआ, 19 तारीख को चुनाव है और अब से लेकर 1.25 महीने तक भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार पे कार्रवाई, ये इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमेगा। ये बात अलग है कि 18 तारीख को रामनवमी है और पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा, खास तौर पे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसको और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। 19 को चुनाव है, उसका इम्पैक्ट अलग होगा। लेकिन भ्रष्टाचार इस बार का मुद्दा है, लेकिन उल्टा है, हमेशा विपक्ष के पास होता है, इस बार सरकार के पास है। और देखिए, अब सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं बचा। ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण, कोई मुद्दा नहीं बचा। मुद्दा है ईडी की कार्रवाई। और इसीलिए इंडिया गठबंधन साथ आई है। वो एक दूसरे से विचारधाराओं में सेम नहीं है, लेकिन ईडी की कार्रवाई से परेशान होकर एक साथ आए कि आगे क्या होगा। तो यही मुद्दे को जब जब नरेंद्र मोदी को किसी ने कोई अपशब्द कहा, गाली दी, मोदी ने उसको अपनी ढाल बनाई। बिल्कुल ठीक वैसे ही ईडी को लेकर जो मुद्दा बनाया, उसको ढाल बना ली। उसके लिए कहा कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहूंगा। और मैं उस रैली में गई थी जिसमें मैं खुद साक्षात रही हूं, जो कोटपुतली में हुई जयपुर में। उसमें उन्होंने लोगों से आते ही पहली बात पूछी कि मोदी ने आपको वादा किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंडा चलाने का, भ्रष्टाचार को खत्म करने का, क्या वो मैं करूं या नहीं करूं? तो सबने कहा कीजिए। तो अपने हर चीज को ढाल बना, अपने अगेंस्ट की चीज को वो स्टेपिंग स्टोन बना लेना, ये नरेंद्र मोदी को अच्छे से आता है, पहली चीज। अब देखिए किस तरीके से इस इंटरव्यू को मैं कह रही हूँ एक सीजन जर्नलिस्ट या एक एनालिसिस्ट के रूप में, क्योंकि अब आगे जैसे ही आंकड़े 400 पार का एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है देश के इस, जैसे आज़ाद भारत में अगर एक बार किसी ने अचीव किया तो वो राजीव गांधी के टाइम हुआ। दोबारा हिम्मत करी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है हिम्मत। तो अगर ये आंकड़ा अचीव होता है तो जनता, जो पॉलिटिकल पार्टियां क्या इशू उठाएंगी? ईवीएम का इशू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी इस इंटरव्यू में कह दिया कि अभी से ही अपने पिटारे में से ईवीएम बाहर निकाल लिया है विपक्ष ने। वो अभी से ही हार मान चुके हैं और ईवीएम की बात कर रहे हैं। तो आगे क्या मुद्दे आएंगे उस पर भी इस इंटरव्यू में जवाब है, और क्या मुद्दे रह चुके हैं उस पर इंटरव्यू जवाब है। यही वजह है कि शिखा मैं ये बार बार कह रही हूँ कि पिछले 5 साल और अभी वर्तमान और उसके बाद अगले 5 साल को देखकर, सोचकर, समझकर ये इंटरव्यू में आपको सारी बातें नजर आएंगी। लेकिन अदिति, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि प्रधानमंत्री मोदी भले ही इस मुद्दे को चुनावी ढाल के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडी गठबंधन बहुत कमज़ोर और अलग थलग पड़ने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती के रोल को अगर आप उत्तर प्रदेश में देख लें, असदुद्दीन ओवैसी के रोल को अगर आप उत्तर प्रदेश में देख लें, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार को भी अगर आप देख लें और महाराष्ट्र की राजनीति को भी, तो एक बात समझ में आती है कि इंडी गठबंधन भले ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भटक गया हो एक दूसरे से, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी कमजोरी के साथ इंडी गठबंधन आगे बढ़ रहा है। एकजुट होने की कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। ये जो जितने भी दल हैं वो संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईडी के मुद्दे पर अगर प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को ढाल बना रहे हैं तो ये कामयाब कितना होगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस और जितने भी इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो एक दूसरे की ताकत हैं। खास तौर पे कांग्रेस के लिए सारे घटक दल ताकत हैं और सारे घटक दलों के लिए कांग्रेस यानी एक दूसरे की ताकत है। लेकिन बीजेपी में अलग बात है। बीजेपी भले ही एनडीए के साथ 400 पार का आंकड़ा कर रही है, लेकिन एनडीए के सारे घटक दल बीजेपी पे डिपेंडेंट है मेजरली। उनको पता है हमारा भविष्य सिक्योर है, उनको पता है कि अभी बीजेपी बहुत दूर तक जाएगी, इससे इनके साथ रहें। आप देखिए कई ऐसे दल जो छूट गए थे, टीडीपी को देखिए, चंद्रबाबू नायडू सब वापस आ रहे हैं अपने भविष्य को सिक्योर करने। आधे ज़्यादा नेता छोड़ के इसलिए एनडीए के साथ आ रहे हैं, बीजेपी के साथ भविष्य को देखने। तो ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर आप सीट शेयरिंग का जिक्र करेंगे, भले ही माथापच्ची हुई, जाहिर तौर पे इतना बड़ा परिवार है तो माथापच्ची होनी थी, लेकिन अभी भी कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहा। और अभी भी जहां पर उसको लगा कि मैं तीसरे चौथे नंबर पर हूं, उसने जो दूसरे दलों को दे दी अपनी सीटें स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए। तो सब लोग एक दूसरे की ताकत केवल इसलिए ही बन रहे हैं कि आप एक दूसरे के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नंबर को कम करा पाएं। लेकिन अब ईडी का मुद्दा है। देखिए, ये बात तय है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि इंडिया गठबंधन के पास 2 चीज़ें हैं। एक है जातियों पर वोट की राजनीति। उसको कई हद तक बीजेपी ने धराशायी करने की कोशिश की,
एक्स सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, उप डिप्टी सीएम बनाकर सोशल इंजीनियरिंग बैलेंस। फिर भी जो इंडिया गठबंधन इस बात पे आश्वस्त है कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में हम अपने जाति के वोट को ले पाएंगे। तो बीजेपी के लिए बस एक ये चुनौती है। दूसरी चुनौती क्या है? ईडी पर लगातार जिस तरीके से ईडी पर अटैक किया जाता है कि ये सरकार के इशारे पे काम कर रही है। यही दो चीजें अभी इंडिया गठबंधन के पास हैं। इसी के सहारे वो पूरा चुनाव निकालेंगे और उसी मिथ को तोड़ने के लिए हर एक मंच पे हर बार नरेंद्र मोदी उसको अटैक करते हैं। तो अभी अटैक और डिफेंस और अटैक का पूरा पॉलिटिकल चुनाव प्रचार है जो आपको इसी दिशा में घूमते हुए नजर आएगा। अब सवाल ये है कि क्या वोट राष्ट्रवाद पे पड़ेगा या वोट जातीय समीकरण, क्या वोट काम पर पड़ेगा या वोट जातियों पे पड़ेगा। और देश में कहा जाता है जाति है कि जाति नहीं, लेकिन पिछले 10 सालों में जो वोटिंग पैटर्न रहा वो एकदम अलग रहा। हाँ, लेकिन अदिति, लेकिन इसमें जो आप राष्ट्रवाद की बात कर रही हैं, आप काम का जिक्र कर रही हैं, इस बार एक और मुद्दा जो है जो बीजेपी के लिए ऐसा लगता है कि उनके पॉजिटिव साइड में होगा, वो होगा राम मंदिर का मुद्दा। जैसा कि आपने कहा भी अब से कुछ देर पहले कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, यहाँ से लेकर के रामलला की स्थापना के स्थापित होने तक की जो बात हुई, जो बीजेपी की तरफ से संकल्प लिया गया, उसे पूरा किया गया। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, जिस तरीके से देश भर में और जाना चाहिए था, बीजेपी उसे लेकर नहीं जा रही, या फिर ये सेंटिमेंट पहले से ही लोगों के अंदर है राम मंदिर को लेकर और शायद बीजेपी इसे भुना नहीं रही है? देखिए, तो वोटर जब घर से निकलता है उसके दिमाग में क्या कुछ उस दिन का चल रहा होता है और बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस में क्या है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप इस तो दो साइकोलॉजी को समझिए। एक तो ये कि ताज़ा कुछ चीज़ जैसे 2019 में हुई कि घर में घुसकर अटैक किया पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान हमारे सेना के साथ जो भी तमाम जो स्थिति हुई और उस समय एक राष्ट्रवाद का जो भावना का उबाल था वो वोटर्स में आपको देखने को मिला। 300 और गिनते जाइए, 303 का आंकड़ा ये हुआ। लेकिन अभी कांग्रेस तो ये मानती है कि अभी हाल ही में कुछ ऐसा बड़ा नहीं हुआ, इससे अभी वो सेंटिमेंट और भावना नहीं है, इसलिए जाति पर वोट पड़ेगा। ये एक अलग मुद्दा है, हो सकता है। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। आप अगर अयोध्या की ज़मीन पर जाकर समझेंगे तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल, बिहार, ऐसे ऐसे राज्य से जहाँ पर बीजेपी का बहुत अच्छा होल्ड नहीं है, वहाँ के भी जो लोग, साउथ, आंध्रा, तेलंगाना, केरला के लोग जब आके दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर राम तो पूरे जिसे कहते हैं कि राजा है ना पूरे विश्व के, पूरे भारत के राजा हैं वो। तो ऐसी स्थिति में सब राम को, ये जो इम्पैक्ट हुआ है राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा का, ये इम्पैक्ट मन पर हुआ है, मनोस्थिति पे हुआ है, उसका आपको वोटिंग में दिखेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुद्दा अधूरा नहीं छोड़ती। आप 18 तारीख को जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी के जोर के साथ जो राम नवमी आ रही है, जिसको राम जन्म की तिथि मानी जाती है, उसका जो जश्न होगा वो एक बार ब्रशअप होगा। ब्रशअप क्या होगा कि जो उबाल और भावना आपने देखी थी, शिखा आप खुद भी गई थी अयोध्या, मैं भी आपके साथ गई थी, तब आपने देखा था कि जो उबाल था लोगों की भावनाओं में, वो एक बार वापस 18 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। भले ही उसकी अभी बात नहीं हो रही है, लेकिन पिछले 6 महीने से गांव-गांव, मंडल स्तर, जिले स्तर, घर घर में जो राम का जन्मदिन जो मनाया जाएगा, जन्मोत्सव जो मनाया जाएगा, वो देखने लायक होगा। यानी एक बार फिर लोगों को ये बताया जाएगा कि राम लल्ला को हम लाए, तारीख भी बताई, प्राण प्रतिष्ठा भी की, और अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद का पहला जन्मदिन कैसा हो। लेकिन वही इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा दीदी कि या तो बीजेपी के दिल में और जहन में ये बात बहुत क्लियर है कि राम मंदिर का सेंटिमेंट पूरे देश भर में है, तो इसे बार बार उसे प्लेटफॉर्म पे रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? भ्रष्टाचार का मुद्दा जो पिछले चुनाव में एक चुनावी मुद्दा था बीजेपी के लिए, जिसे बीजेपी पटल पर रख रही थी। हो सकता है कि राम मंदिर का मुद्दा ऑलरेडी लोगों के दिमाग में है, ये बात बीजेपी समझती है कि ये राष्ट्रवाद से नहीं, ये सेंटिमेंट है जो सनातन का सेंटिमेंट है, और लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि आपने और हमने देखा कि जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय देश भर का सेंटिमेंट क्या था। तो या तो बीजेपी ये समझ रही है कि उससे तो समर्थन हासिल है ही, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार और चूंकि केजरीवाल अभी गिरफ्तार हुए हैं, वो अभी अंदर हैं, कस्टडी में रहे लगातार वो, तो इस मुद्दे को भुनाने से शायद जो प्रॉफिट है, जो आंकड़ा है बीजेपी के लिए, वो 400 प्लस का पूरा हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया शिखा। ये देखिए, बीजेपी स्ट्रैटेजी पार्टी है, स्ट्रैटेजिस्ट है। एक तरफ तो
वोटर को जाति में नहीं बांटा, पब्लिक के सामने कैसे बांटा, युवा, यूथ, फिर बात होती किसान की, अलग अलग तरीके से बांटा है ना। युवा अपन कहते हैं कि महिला, किसान, ये वो, ठीक वैसे ही ऑन पेपर्स भारतीय जनता पार्टी ने वोटर को एज में बांटा हुआ है। देखिए, अगर 50 प्लस की बात करें तो उसके लिए राम मंदिर का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने वो दौर देखा है जब कार सेवकों की किस तरह से हत्या हुई, किस तरह का माहौल था, डर था। उस 1990-92 का वो समय देखा उन लोगों ने। तो आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो वैल्यू करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो हिंसा देखी है, वो डर देखा है, वो कर्फ्यू का समय देखा है, सरकारें गिरती हुई देखी हैं, वो रैलियां देखी हैं। इसलिए अगर उनका वोट पड़ेगा तो वो एक बात अलग है, उनके वो पटल पर, मानक पटल पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है राम मंदिर। लेकिन अब आप 50 से नीचे आएंगे, युवा कैटेगरी, उनके लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उनके लिए क्या है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उनके लिए क्या है, क्राइम कम होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिर्फ राम 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 मंदिर पर बात बार बार की जाएगी तो जो वो वोटर है जो 40 से नीचे वाला है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटक सकता है, सोच के कि तो सिर्फ धर्म की या सनातन की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो एक नया वोटर है, जो नई विचारधारा का वोटर है, वो बात करना चाहता है स्टार्टअप्स की, वो बात करना चाहता है आईटी की, चांद पे जाने की, वो बात अलग मुद्दों पे करना है। तो बहुत बखूबी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी में मुद्दे एज वाइज कर रखे हैं कि किसको किस मुद्दे से। तो किसी एक मुद्दे, अब भ्रष्टाचार का मुद्दा सबको पता है, आज के युवा को भी चाहिए कि भ्रष्टाचार ना हो, हम रेज्यूमे लेके जाएं और बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी रेफरेंस के हमारी नौकरी लगे। आज के युवा को ये चाहिए, वैसे ही 50 साल की उम्र के बैंकर को भी यही चाहिए कि क्या हो, वैसे ही किसी सीए को, किसी क्लर्क को, सभी को यही चाहिए कि भ्रष्टाचार हट जाए भाई। आम आदमी को चाहिए भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार का एक यूनिवर्सल मुद्दा है। बाकी अगर आप मुद्दे देखें, किसान को किसान का, महिलाओं को महिला का, कि उनको फोन भी दिया जाए, जैसे वो सोशल मीडिया पे आए, देखें, मोदी की बात सुने, सोशल मीडिया पे चुनाव प्रचार बीजेपी का बहुत अच्छा है, तो फोन देने के पीछे भी स्ट्रैटेजी है। उनको आत्मनिर्भर के साथ साथ उनको बार बार, देखिए भारतीय जनता पार्टी जहन में रहती है, आउटडोर बोर्डिंग के साथ, सोशल मीडिया, आप अभी इंस्टा खोलें मोदी दिखेंगे, आप ट्विटर खोलें मोदी दिखेंगे आप। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, हर एज ग्रुप और हर कैटेगरी के साथ अलग अलग चुनाव प्रचार है।